गवर्नमेंट केवल 3 बोर्ड के लिए देती है कि आप यूपी बोर्ड का स्कूल खोल सकते हो, सीबीएसई का खोल सकते हो और आईसीएसई बोर्ड का स्कूल खोल सकते हो। अब उसके बाद कैम्ब्रिज और आईबी बोर्ड कहां से खुल जा रहे हैं? जब हमें एनओसी ही 3 बोर्ड की मिलती है, तो ये दुकानदारी की होड़ ऐसी मची हुई है कि इस होड़ में तो सब बिकता है। बाबा भी बिकते हैं, सरकार भी बिक रही है, संस्थाएं भी बिक रही हैं। तो आपको खुद तय करना है कि आपकी जीवन यात्रा किस ओर बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है और कितना आपको खरीदना है और कितना बेचना है। हमें लगता है कि इस होड़ में फंसना नहीं चाहिए आदमी को दुकानदारी में। शिक्षा धंधा बन गया है भारत में? बिल्कुल धंधा बन गया। कैसे? आप तो खुद भी स्कूल चला रहे हो, आपको बेहतर इनसाइड आइडिया पता होगा। नहीं, आपसे हमने बताया कि किसी फ्रेंचाइजी की क्या जरूरत है? आपको समाज सेवा करना है, आपको बच्चों को शिक्षा देना या ज्ञान देना है, इसके लिए फ्रेंचाइजी की क्या जरूरत है? आप हमें एक कॉमन सेंस बता दो। अगर हमें बिजनेस नहीं करना है तो हमें फ्रेंचाइजी खरीद के लाने की क्या जरूरत है? उससे बड़ा नाम आता है। नहीं, बड़ा नाम से पैसा, फिर ये अट्रैक्शन। तो ये तो पैसा बिजनेस हुआ ना। ये केवल दुकानदारी का खेल चल रहा है। जैसे आपने संतों महात्माओं को बताया, दुकानदारी का खेल चल रहा है। तो कलयुग का असर सब जगह है। थोड़ा सा बचाना है, क्योंकि हमें लगता है कि प्रकृति ये चीज मांगती है कि कहीं ना कहीं सच्चाई को बचा के रखना है। आपने कैसे ट्रांसपेरेंसी रखी अपने आप पर कि कोई आप पर सवाल ना उठाए? हमारे यहाँ जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में हमको छोड़ करके परिवार का कोई नहीं है, पहली चीज। और इतना स्ट्रिक्ट है मामला कि 10 रुपए भी कोई वहां से पर्सनल निकाल नहीं सकता। वो इसी वजह से स्कूल खोला गया कि जो बच्चा आज नहीं है वो उसकी कमाई है। हमारे अगर बिजनेस हम कर रहे थे, मेरे 2 बेटे थे, तो एक बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी कमाई, उसका जो अंश है वो बच्चों के भविष्य के ऊपर खर्चा होना चाहिए, वो किसी का व्यक्तिगत नहीं है। और जब वो इस दुनिया में नहीं है, कई बार तो मैं ऐसे संतोष करता हूं कि जो काबिल बच्चे होते हैं वो अमेरिका चले जाकर सेटल हो जाते हैं, कोई यूके जाकर सेटल हो जा रहा है। मेरा बच्चा ज़्यादा काबिल था, वो आज दूसरे ग्रह पर चला गया। लेकिन उसकी चीज़ों को अगर टेक केयर करना है मुझे, तो जो इस दूसरे ग्रह से भी देखेगा तो ये तो नहीं उसको फील होना चाहिए कि मेरा बाप जो है बेईमानी कर रहा है मेरे पैसे से। तो उस ईमानदारी के साथ मैंने वो इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया है, और वहाँ 10 रुपए की बेईमानी नहीं। ये बोझ परेशान करता है आपको? बहुत परेशान करता है। मतलब आज भी मुझे लगता है कि अपने बेटे की डेड बॉडी में अपने कंधे पर लेके चलता हूँ, और इसी वजह से किसी चीज़ में हमें आज तक अहंकार नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि उस यात्रा को मैं पूरा कर रहा हूँ जिम्मेदारी को। शिकायत नहीं होती भगवान से कभी कि सब दिया, जिनके लिए कर रहे थे वो छीन लिया? नहीं नहीं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, शिकायत का तो कोई सवाल ही नहीं है। भगवान जो देता है वो बहुत देता है, और इतने सारे बच्चे दिया, इतना लोग प्यार करते हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, शायद मेरा बेटा या मेरा परिवार, जब मैं कैंप लगाता हूँ, 5-5 हज़ार लोग आते हैं शुभंकर जी, और गरीब गरीब लोग, कोई कपड़े में बांध के पूड़ी ला रहा है, कोई रोटी ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, और वो खिलाता है जब आपको, तो मुझे लगता है कि परिवार बड़ा हो जाता है। जब आप केवल, मैंने बोला पात्रता ईश्वर देता है ना, तो जब आप अपने परिवार के बारे में सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे तो ईश्वर उतना देगा। परिवार के बारे में सोचोगे तो ईश्वर उस पात्र को ही भरेगा कि आप अपने परिवार के बच्चे को अच्छी जगह पढ़ा लो। मोहल्ले के बारे में सोचोगे तो ईश्वर वो भी भरेगा। लेकिन जब समाज के बारे में सोचने लोगे, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन ईश्वर वो भी करता है कि इतना हमसे सेवा करा ले रहा है, 2 लाख लोगों का इलाज करा ले रहा है। तो आपको बड़ा जब दिल से सोचोगे ना, तो ईश्वर देता बहुत है, और प्यार भी बहुत देता है, लोगों का प्यार बहुत मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो कोई अंतर ही नहीं लगता। आपकी एक जिंदगी और थी 2014 से पहले। मेरे बड़े फेवरेट कंपोजर हैं मिथुन शर्मा। मेरी सबसे पसंदीदा फीमेल सिंगर्स में से एक नाम है शिल्पा राव। राइटर्स में, लिरिसिस्ट में मुझे पसंद सईद कादरी साहब। और ये बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि वो तीनों आपसे जुड़े हुए हैं जी। अनवर, मौला मेरे मौला जी। क्या कहानी है इसकी? कैसे मिले आप मिथुन से? कैसे आपने मिथुन को, शिल्पा राव को डिस्कवर किया? क्या रिश्ता है इन लोगों से आपका? देखिए, बहुत बचपन में बनारस में पढ़ता था क्वींस कॉलेज में, तो मैं एक पिक्चर देखने गया, निकाह। उसके गाने हमें बहुत अच्छे लगे, और मैं बचपन में सोचा कि अगर मुझे कभी फिल्म बनाने का मौका मिला तो इसी लिरिक राइटर से गाना लिखवाऊंगा। फिर कुछ ऐसा संजोग बना कि मैं फिल्म बनाने पहुंचा, बॉम्बे पहुंचा, तो मैंने निकाह की सीडी मंगाई और बोला कि भाई इस राइटर से मिलवाओ हमें। तो हसन कमाल साहब बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो बोले हम लिखते नहीं हैं।
हमने कहा भाई मेरे बचपन का विषय आपसे गाना लिखवाना, तो उन्होंने अनवर का एक गाना लिखा, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। अरे क्या खूबसूरत गाना है। तो उसमें जो है उन्होंने शिल्पा राव से, मिथुन पहली उसकी फिल्म थी अनवर, और शिल्पा राव और क्षितिज दोनों ने उसमें ट्रायल सॉन्ग खाली गाना रिकॉर्ड किया था इस गाने को। और जब वो गाना हम सुने तो मैंने कहा नहीं, इसी से फाइनल गवाओ आप दोनों से। और मिथुन का भी वो पहली फिल्म थी, शिल्पा राव का वो पहला गाना था, और क्षितिज का भी पहला गाना था। अभी भी वो लोग जो गाने बनाते हैं या जो उसका, वो हमें भेजते रहते हैं, मिलेंगे तो वो पैर ही छूते हैं। तो हमें लगता है कि वो प्यार, और बच्चा था मिथुन हमारे सामने बिल्कुल। कितने साल के मिथुन थे तब? मुझे लगता है कि 23-24 साल का रहा होगा। ओके। हाँ, जिस समय अनवर आई थी, 2007 की बात है। 2 गाने बहुत चले थे अनवर, 3-4 गाने, इनफैक्ट 3 सारे गाने चले थे। सारे गाने चले। मौला मेरे मौला, हाँ, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है। मीका सिंह ने भी उसमें गाना गाया था। नहीं, उसमें मीका सिंह ने नहीं गाया था। एक गाना शायद उनका है, उनको बड़ा अलग से नहीं, वो दिलवर मेरा रूठ गया, इस तरह का एक गाना था। वो पंकज अवस्थी करके एक सिंगर था, बहुत डिफरेंट गाना था वो। बहुत चला तो नहीं, लेकिन गाना बहुत डिफरेंट था। मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मिथुन ने मीका से गाना बड़ा अच्छा गवाया है। हाँ। जो बड़ा अलग सा गाना है। लेकिन अनवर में मीका ने नहीं गाया था, रूप कुमार राठौड़ ने। रूप कुमार राठौड़, मौला मेरे मौला। मौला मेरे, क्या कमाल की उनकी आवाज़ है। तो मिथुन से क्या एक्सपीरियंस, कैसे मिथुन को आपने साइन किया, थोड़ा बताइए ना। मिथुन मेरे बड़े फेवरेट्स कंपोजर्स में से एक हैं। फिल्म में हमारा डायरेक्टर था मनीष झा, बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिसने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड पाया है उसने। तो उसका सजेशन था कि मिथुन एक लड़का है, बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है, हम लोग को मिलना चाहिए। और हम लोग ट्रायल के तौर पर मिथुन को बोले कि भाई इस गाने का एक रिकॉर्ड करो, इसको बनाओ। तो उसने बनाया, और उस पर हमें लगता है कि इतना अच्छा बनाया था मौला मेरे मौला, तो हमने कहा बस इन्हीं को फाइनल करो मिथुन से। फिर हम लोग ने पूरा सब गाने उससे बनवाए। फिर शिल्पा राव की पहली स्मृति क्या है आपके मन में, क्योंकि वो तो कॉलेज से सीधे हायर होके आ गई थी, पहला गाना था। बहुत अच्छी सिंगर है, मतलब उसका नेचुरल टैलेंट बहुत हमें लगता है उसके अंदर है, आवाज उसकी और सब, तो बहुत ही अच्छा लगा। बड़ी अलग सी आवाज उनकी, बहुत अलग सी आवाज। तो आज जब मिथुन को या शिल्पा को आप देखते हो कि वो झंडा गाड़े बैठे हैं, मिथुन का तुम ही हो आता है, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा भी धुन आया था, सैयारा में भी। शिल्पा तो आज के टाइम में टॉप की सिंगर बन गई है, शाहरुख के लिए सारे गाने गा रही हैं। फिर मन नहीं करता कि एक बार दोबारा पिक्चर बना ले? अब असल में वो पिक्चर वाली दुनिया से बाहर आ गया, वो ओरिजिनलिटी में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। वो रील की दुनिया अब हमें बहुत आकर्षित करती नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेचुरल है वो तो गांव में है, वो देखना ज़्यादा आनंद देता है। फिल्म की दुनिया बहुत रास आती नहीं। एक पिक्चर आपने और बनाई थी, फरेब। मनोज वाजपेयी साहब हीरो है। हाँ, मनोज वाजपेयी। शिल्पा शेट्टी, शमिता शेट्टी, शायद इकलौती पिक्चर जिसमें दोनों बहनें थी। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी उसकी थी। हाँ, दीपक तिजोरी साहब डायरेक्टर थे। हाँ, क्या सोच के बनाई थी? दोनों बहनों को आपने कास्ट कर लिया था? हम लोग फिल्म बनाने को सोच रहे थे, और अनुराग कश्यप से मिले हम लोग, वो बनारस का ही था चूंकि, और अनुराग कश्यप से थोड़ा हम लोग का हॉट टॉक हो गया उस समय। अनुराग कश्यप ने कहा भाई आर्टिस्ट तो मैं ला सकता हूं, लेकिन मैं आपके लिए क्यों लाऊंगा। पहला स्टेटमेंट उसका यही था कि भाई मैंने जीवन भर इतना यहाँ पर अपनी जो की है, तो आपके लिए मैं क्यों करूंगा, मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें। ये अनुराग कश्यप ने कहा? अनुराग कश्यप ने कहा। क्यों ऐसा कहा उन्होंने? थोड़ा उसके एरोगेंसी है उसके अंदर। उस समय खाली वो ब्लैक फ्राइडे बनाया था, हम लोग को पूरा ब्लैक फ्राइडे दिखाया भी। हमने कहा ये बताओ कोई फिल्म बनाया तो आर्टिस्ट कहाँ से आप अरेंज करो। कहता मैं क्यों करूँगा। तो हमने कहा अच्छा, हम लोग भी यूपी के ही थे। हमने कहा भाई देखो तुमसे एक कदम मैं आगे हूँ, तुम डायरेक्टर हो और पैसा कमा के फिल्म बनाओगे, और हम पैसा कमा के तब आए हैं यहाँ पर, तो तुमसे एक कदम आगे हूँ भी। तुम्हें पैसा कमाना है, पैसा कमा चुके हैं, तो फिल्म तो मैं बना ही लूँगा, आप हीरो हीरोइन लाओ या ना लाओ। तो फिर हम लोग फरेब इसी जिद में बनाए। फिर दीपक तिजोरी कैसे मिले आपको? मुंबई की दुनिया है, जब जाओगे काम करने तो सब मिलते ही रहते हैं। पैसा जेब में। भट्ट साहब से हमारा परिचय था। हाँ। तो भट्ट साहब ने ही पूरा अरेंज कराया, और फरेब टाइटल भी उनके पास थी, भट्ट साहब के पास। पहले वो फरेब बना चुके थे, तो वो टाइटल भी अपनी दी है हमें फरेब। पिक्चर ने मुनाफा कमाया दोनों में से किसी ने? लोग पिक्चर क्यों बनाते हैं? देखो ज्यादातर लोग जो ये जाते हैं वो तो एक अट्रैक्शन है फिल्म का। हाँ। लेकिन मेरे से कोई पूछे तो फिल्म जो है बिजनेस तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल बिजनेस है और आप में काबिलियत है तो उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए टूल्स अच्छा है। तो अगर आप फिल्म मेकिंग में हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जो अमर सिंह जी ने किया, रिलेशंस अच्छे बनते हैं, और बिपाशा वाली फोन कॉल अभी वायरल, लोगों का आकर्षण तो रहता ही है हीरो हीरोइन से। हाँ। तो आपका अप्रोच और एक टूल्स है बस बिजनेस। तो जैसे आपकी फिल्म में शमिता शेट्टी, शिल्पा शेट्टी थी, शिल्पा अभी भी वायरल है। हाँ। तो उस टाइम किसी नेता ने नहीं कहा आपसे कि एक बार बात करवा दीजिए शिल्पा जी से? नहीं, प्रीमियर तो हम लखनऊ में किए। हाँ। लखनऊ में प्रीमियर किया, और आप विश्वास नहीं मानोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग था कि
उस 2-4 दिन पहले अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ था, टिफिन बम फटा था अयोध्या में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया